अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपने चैप्टर नंबर 16 को कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा से। चैप्टर नंबर 16 में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स पढ़े थे उनको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारे चैप्टर नंबर 16 के जो टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EMF भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद सेल एंड इट्स टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स हैं, रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमारे टॉपिक्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब यह है कि एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने में मदद है। अब एक इलेक्ट्रॉन को, ये एक नेचुरल फेनोमेना है कि हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक मूव करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक हाई पोटेंशियल से, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक वाटर टैंक है, एक स्टोरेज टैंक है जिसमें पानी मौजूद है, और ये हमारी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर टैंक मौजूद है। ठीक, अब अगर यहाँ पर मुझे इसको पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना है, तो पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए मुझे कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होगी, मुझे मोटर चाहिए होगी जिसके ज़रिए से मैं उस पंप के ज़रिए से, मोटर के ज़रिए से पानी को हाइट पर ले जाऊं। और पानी को हाइट पर ले जाने के बाद यहाँ से जो डाउनवर्ड मोशन होगी वाटर की, तमाम पोर्शंस के ऊपर, तमाम फ्लोर्स के ऊपर जो उसकी पानी की डाउनवर्ड सप्लाई होगी, ये ऑटोमेटिक होगी। इसमें हमें किसी किस्म की एनर्जी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पानी को ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से एक हाई पोटेंशियल पर ले आए हैं। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर किसी चीज़ को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, लेकिन जब एक चीज़ वर्क डन करने के बाद हायर पोटेंशियल पर पहुंच जाती है तो वो उस हायर पोटेंशियल से ऑटोमेटिक लोअर पोटेंशियल पर आ जाती है। जैसा कि इस मार्कर को अगर हम नीचे से उठाकर इस पॉइंट तक ले आएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन इस पॉइंट से वापस अगर इस मार्कर को हम रिलीज करेंगे तो ये विदाउट एनी वर्क डन ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में भी एक बैटरी के अंदर, अगर हम इस बैटरी को या किसी भी एक सोर्स चार्ज को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं टर्मिनल से, तो ये हमारा हाई टर्मिनल है ये, और ये हमारा लो टर्मिनल है। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस पर हमारा करंट ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, लेकिन इस लो पोटेंशियल ने इस करंट को इस पूरी सर्किट में से फ्लो करते हुए वापस इसको यहाँ से फ्लो करते हुए इस पॉइंट तक लेकर आना है। तो यहाँ से हमारे पास कोई भी एक करंट था, कोई भी पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर खुद ब खुद आ गया, लेकिन हमें इसको लोअर पोटेंशियल से वापस सर्कुलेट करके हायर पोटेंशियल पर लेकर आना है ताकि हम अपना सर्किल कंप्लीट कर सकें। तो इस सर्किल को कंप्लीट करने के लिए जो हम दोबारा से एक एफर्ट करेंगे, जो वर्क डन करेंगे, जो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाकर यहाँ तक लेकर आएगी, उस इलेक्ट्रॉन की मोशन को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ये भी कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्रॉक्सीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी। जनरली हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर सिमिलर टू ईच अदर, बट दे आर नॉट सेम टू ईच अदर। सिमिलर को इस तरीके से है क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी आप सप्लाई करेंगे उतना ही इनके दोनों बैरियर्स का डिफरेंस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर सिमिलर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेल एंड इट्स टाइप्स। सेल कहते किसे हैं? सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर करते हैं। अ डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें केमिकल्स की भी इस्तेमाल की जरूरत पड़ती। अब सेल्स के अंदर सेल हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास ऐसा सेल होगा
जो कि प्राइमरी सेल कहलाएगा। मीन्स कि हम इस सेल को सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, रिसाइकिल नहीं हो सकता, रिवर्सिबल नहीं है। तो एक ऐसा सेल जो कि सिंगल यूज के लिए बना हो, नॉन रिवर्सिबल हो, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल। और सेकेंडरी सेल कौन सा होता है? सेकेंडरी सेल एक ऐसा सेल होता है जिसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, इसको हम रिवर्स प्रोसेस में भी लेकर आ सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं हम इसको। तो सेकेंडरी सेल में जनरली हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल सेल होता है, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, जबकि प्राइमरी रिचार्जेबल नहीं होता। तो रिचार्जेबल से मुराद ये है कि जैसे हमारे मोबाइल फोन्स की बैटरी हैं, गाड़ियों की बैटरी हैं, कोई भी हमारे पास ऑटोमेशंस की बैटरीज हैं, तो वो तमाम की तमाम जो बैटरीज हैं, लेड स्टोरेज बैटरी है या लिथियम स्टोरेज बैटरी है, कोई भी बैटरी है, वो तमाम की तमाम बैटरीज जो है वो सेकेंडरी सेल में आएंगी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आएंगी, क्योंकि हम उनको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, उनका सिस्टम रिवर्स हो सकता है, उनके रिएक्शंस को हम रिवर्सेबल का नाम दे सकते हैं। प्राइमरी सेल के अंदर ये चीज़ नहीं होगी। प्राइमरी सेल जो होगा वो रिचार्जेबल नहीं होगा, उसको एक दफ़ा यूज़ किया जाएगा और उसके बाद उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको प्राइमरी सेल कहा जाता है। प्राइमरी सेल जो है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। प्राइमरी सेल इसीलिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं है क्योंकि हम इसको बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि सेकेंडरी सेल हमारा लॉन्ग लास्टिंग है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसकी मूव करने की स्पीड क्या है, उसको हम करंट का नाम देंगे। जैसा कि यहाँ पर दोबारा हम देखते हैं बैटरी के अंदर, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर मेरे पास फिलहाल 30 कूलम्स का चार्ज मौजूद है, इसके एक टर्मिनल पर 30 कूलम्स का चार्ज मौजूद है, तो ये 30 कूलम्स का चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर आने में कितना टाइम लगाएगा? अगर ये 30 कूलम का चार्ज यहाँ से मूव करता है और ये हमारे पास इसके सेकंड टर्मिनल पर पहुंचने में 1 मिनट लगाता है, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा चार्ज है उसको पहुंचने में 60 सेकंड्स लगेंगे। 60 सेकंड्स उसको चूंकि पहुंचने में लगे हैं, तो हम इसको कह देंगे कि 0.5 एम्पेयर का हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, या जो हमारा करंट है इस सर्किट का वो 0.5 एम्पेयर है। मीन्स ये कि आपको चार्ज प्रोड्यूस करवाना है और चार्ज को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में, ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगाते हैं, वो आपका करंट कहलाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट को हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। हम इसको कह सकते हैं करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनी इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसके यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसका SI यूनिट है एम्पेयर्स। ये आपने बेसिक यूनिट्स में भी पढ़ा होगा, ये इसका बेस यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहा जाता है, जो कि ओहम्स लॉ से रिलेट करता है। ये टॉपिक रेजिस्टेंस ओहम लॉ से रिलेट इस तरीके से करती है कि अगर आप किसी भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर चार्ज को फ्लो करा रहे हैं, तो लाजमी नहीं है कि जितना चार्ज आपका हो उतना ही चार्ज आपको एट द एंड आउटपुट पर मिले। आपको उसका कम चार्ज मिलेगा, आपको उसके वोल्टेज में डिफरेंस नज़र आएगा, आपको उसके चार्ज के अमाउंट में भी डिफरेंस नज़र आएगा। वो जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है वो उसके सर्किट के अंदर मौजूद रुकावट की वजह से हो रहा है। जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पर इस सर्किट के बीच में कुछ रुकावटें हैं जिसकी वजह से आपका चार्ज जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो जो रुकावटें सर्किट के अंदर लगी हुई हैं, उस रुकावट को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। मीन्स इट इज़ द स्टॉपिंग एलिमेंट्स दैट रिड्यूस द फ्लो ऑफ चार्जेस।
अब इन एलिमेंट्स के अंदर जो कि चार्ज के फ्लो को रोक रहे हैं या चार्ज के फ्लो को डिक्रीज कर रहे हैं, इसको हम लोग किस तरीके से पॉजिटिव यूज में लेकर आते हैं, इसको हम किस तरीके से अपने इस्तेमाल में लाते हैं। हम रेजिस्टेंस को इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं, यूं करके लाइंस होंगी और ये जिगजैग लाइन जो है ये बेसिकली बैरियर को या एक स्पीड ब्रेकर को शो करती हैं। तो यहाँ पर ये आपके सर्किट के अंदर लगाई जाती हैं ताकि आपकी स्पीड को कंट्रोल किया जाए, फ्लो ऑफ चार्जेस को अपनी आसानी से इस्तेमाल किया जाए। अब इसका ओहम्स लॉ से क्या रिलेशन है? ओहम्स लॉ से इसका रिलेशन ये है कि ओहम्स लॉ के मुताबिक किसी भी सर्किट के अंदर, ओहम्स लॉ के मुताबिक कि अगर किसी भी सर्किट में हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो जितना वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके चार्ज के। मींस कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा किसी बैटरी का उतना ही ज़्यादा वो चार्ज को फ्लो करने में मदद देगा, उतना ही ज़्यादा उसका चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकेगा। अगर बैटरी के अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को फ्लो कर सकती है। चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर सकती है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, potential difference across the barriers is directly proportional to the current। ये बात बताते हैं कि जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, तो उसमें उस सर्किट के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें मौजूद करंट के। अगर हम इसकी तादाद को बढ़ा देंगे तो हमारा करंट भी बढ़ जाएगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए, इसके साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके रेजिस्टर्स होंगे और इसके रेजिस्टर्स को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर हम इसको जनरली लिखते हैं। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ कहते हैं। इसमें R जो है वो रेजिस्टेंस को शो कर रहा है और इसका SI यूनिट भी हमारे पास ओहम्स है, जिसको आप कुछ इस तरीके से हेडफोन टाइप आप इसको शो करेंगे तो ये आपके पास इसका सिंबल है, ये यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है, ओहम इसको नाम देंगे। और ओहम्स लॉ ने यही बात हमें बताई है कि किसी भी सर्किट के अंदर रिलेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट कैन बी डिस्क्राइब एज V इज इक्वल टू आई आर। ये आपके पास इसका रिलेशन है। अब इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने कहा था कि हम इस रेजिस्टर्स को डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। मीन्स अगर हमने कहीं पर बहुत ज़्यादा सप्लाई है हमारे पास तो हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, तो हमने अपने रेजिस्टर्स को किस तरीके से लगाना है, या फिर हम किसी सर्किट के अंदर किस तरीके से रेजिस्टर्स लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो करंट कम होगा या बढ़ेगा, उसको हम स्टडी करते हैं। इसके हमारे पास कॉम्बिनेशन, दो किस्म की कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स की, उन दोनों कॉम्बिनेशन को हम कंपैरिजन करते हुए स्टडी करेंगे। तो हमारे पास किसी भी रेजिस्टर के अंदर, किसी भी सर्किट में अगर हमने रेजिस्टर को ऐड करना है तो हमारे पास उसकी एक कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकंड उसकी कहलाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है? सीरीज कॉम्बिनेशन से मुराद ये है कि जैसे हमारे पास ये एक कोई बैटरी है और इसके साथ हमने कोई ना कोई डिवाइस जो है अपनी लगा दी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने रेजिस्टर्स लगाने हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके से 3 रेजिस्टर्स लगा देंगे जो कि सीरीज में होंगे। मींस के पहला रेजिस्टर जो है वो
डायरेक्टली जाके अगले रजिस्टर को पॉइंट आउट कर रहा है और यहाँ से फिर अगले रजिस्टर को ये पॉइंट आउट कर रहा है, और ये एक ही सीरीज में हमने 3 रजिस्टर लगा दिए और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसको इस रजिस्टर को R1, R2 एंड R3 का नाम दे देते हैं। 2 बातें आपने जहन में रखनी है कि सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा वो आपका इंडिविजुअल करंट के बराबर होगा। मींस जितना करंट आपका पहले रेजिस्टर को मिल रहा है उतना ही दूसरे को मिलेगा, उतना ही तीसरे को मिलेगा, और वही आपका एक्चुअली टोटल करंट होगा। और जो वोल्टेज है, वोल्टेज जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, वो वोल्टेज हमारा तीनों रेजिस्टर्स का सेम नहीं होगा, बल्कि तीनों रेजिस्टर्स का जो इंडिविजुअल वोल्टेज होगा, जैसे इसके वोल्टेज को V1 का नाम देंगे, इसके वोल्टेज को V2 का, इसके वोल्टेज को V3 का, तो जो टोटल वोल्टेज हमारे पास होगा वो इन तीनों के सम के बराबर होगा। मींस जो आपका टोटल वोल्टेज होगा वो इन तीनों के सम के बराबर होगा। ये आपने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की। अब अगर आप इन दोनों की मदद से रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास है, हमने ये स्टेप लिखा। अब इस स्टेप में हम V इज इक्वल टू आई आर पुट करेंगे। V की जो वैल्यू है V इज इक्वल टू आई आर लिखेंगे हम। V की जगह लिखेंगे आई आर, V1 की जगह पर लिखेंगे आई आर 1, आई आर 2, आई आर 3। हमने I के साथ 1 2 3 क्यों नहीं लगा रहे हम लोग? I के साथ हम 1 2 3 इसलिए नहीं लगा रहे कि इन तीनों की जो I हैं वो आपकी टोटल करंट के बराबर हैं, इसलिए हमने इन सब जगह पे I1 I2 I3 की जगह पर I पुट किया है। अब अगर आप यहाँ से I कॉमन लेंगे तो आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। I से I कैंसिल करने के बाद R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मीन्स के हमारे पास, अच्छा इस तरीके से अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा 4 रेजिस्टर्स हों, 5 रेजिस्टर्स हों, तो हम अप टू सो ऑन करते चले जाते हैं। 2 रेजिस्टर्स हों तब भी हमारे पास फॉर्मूला यही रहेगा। R जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो उसके तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हमारे पास सर्किट है, इस सर्किट में हमने पैरेलल कनेक्शंस करने हैं। पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये है कि इस तरीके से हम यहाँ पर 3 कनेक्शंस करेंगे और ये आपके पास 3 कनेक्शंस हो गए, इनको आपने वापस इस तरीके से मिला देना। ये आपके पास हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। इसके अंदर आपने जो 3 रेजिस्टर्स लगाने हैं उनको आपने पैरेलल फॉर्म में लगाना है। इसकी रेजिस्टेंस R1 कहलाएगी, R2 और R3। जिस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपका करंट जो था वो सेम रहा था और आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बराबर था, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज रिवर्स हो जाएंगी। मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो आपका वोल्टेज है वो आपके इंडिविजुअल वोल्टेज के बराबर रहता है और जो आपका करंट है वो आपके इंडिविजुअल करंट के सम के बराबर हो जाता है। ये आपने याद रखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर डिफरेंस आए तो डिफरेंस में भी आप ये पॉइंट्स बना सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंडिविजुअल के सम के बराबर होता है। पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है जबकि इंडिविजुअल के सम के बराबर हो जाता है। इसके बाद आपने यहाँ पर आप ओहम्स लॉ वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। ओहम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। चूंकि सम I का है तो I का फॉर्मूला आपके पास आएगा V बाय आर, ये I का फॉर्मूला आएगा। तो इस I की जगह पर आप V बाय आर लिखेंगे, इसकी जगह पर V बाय R1 लिखेंगे, इसकी जगह पर V बाय
R2 लिखेंगे और इसकी जगह पर V/R3 लिखेंगे। दोबारा से वही बात, V की जगह पर हमने V1, V2, V3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि तमाम V आपस में बराबर हैं। यहाँ पर भी आप V/R, अगर आप V कॉमन ले लें तो 1/R1, 1/R2 और 1/R3 आपके पास बचता है। अगर आप V से V कैंसिल करें तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। इसी तरीके से इसको आप अप टू सोन भी चला सकते हैं अगर आपके पास मोर देन 3 रजिस्टर्स आ जाएंगे। तो फाइनली पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपने ये चीज़ देखी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तमाम रेजिस्टर्स के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होगी, और जबकि सीरीज़ के अंदर वो सीरीज़ में उनके सम के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टर है सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ी होती है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ी होती है क्योंकि इन तमाम को प्लस करने से आंसर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा, किसी सर्किट में हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके अपने पोटेंशियल डिफरेंस को, करंट को सेव करना होगा, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकें और हमारा करंट सेव हो सके। और अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करनी है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आएगी। मींस कि जहाँ पर हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा करंट चाहिए और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कम से कम हो, तो हम वहाँ पे अपने रेजिस्टर्स को पैरेलल की फॉर्म में लगाएंगे ताकि हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो सके। ये आपके पास आज के टॉपिक थे। इंशाल्लाह इस चैप्टर के जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।